हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने अपना चैप्टर 17 कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 18। चैप्टर 17 में हमने बात करी थी लास्ट क्लास में कि एक्यूज पर्सन को कुछ डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे पुलिस रिपोर्ट, एफआईआर की कॉपी, 180 या 183 या 193 के जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं, तो वो सब हम एक्यूज पर्सन को प्रोवाइड करते हैं। और ये भी देखा था कि मजिस्ट्रेट के अगर पास कोई केस आया है और वो केस ऐसा है जिसे कोर्ट ऑफ सेशन ही ट्राई कर सकते हैं, तो क्या करेगा मजिस्ट्रेट, आगे कमिटल के लिए दे देगा। अब हम देखते हैं अपना चैप्टर 18। चैप्टर 18 बात करता है चार्जेस के बारे में, और ये चैप्टर चार्जेस का, ये सेक्शंस और ये चैप्टर दोनों ही प्रीलिम्स और मेंस जुडिशियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 234 से। 234 हमें बताता है कि चार्जेस की फ्रेमिंग कैसे होती है। चार्जेस होते क्या है? चार्जेस हम बोले तो होते हैं आरोप, एक्यूजेशन। एक्यूज पर्सन को किस लिए एक्यूज किया जा रहा है, तो उसे हम बोलते हैं चार्जेस। मजिस्ट्रेट अब चार्जेस फ्रेम करेंगे, चार्जेस फ्रेम करके क्या करेंगे, एक्यूज पर्सन को भेज देंगे। क्यों? क्योंकि अब एक्यूज पर्सन को पता चल जाएगा कि मैंने ये ऑफेंस किया है, अच्छा मैंने ये ऑफेंस किया है, तो अब एक्यूज पर्सन अपना डिफेंस तैयार करेगा, अच्छा मेरे पे ये चार्जेस लगे हैं, तो इस तरीके से मैं जो है अपना डिफेंस तैयार करता हूँ। मे बी एक्यूज पर्सन ने किसी कंडीशन में, किसी सिचुएशन में ऐसा किया हो, वो सही में ही एक निर्दोष हो, इनोसेंट हो, उसने कुछ ना किया हो, तो कॉन्स्पिरेसी करेगा कि अपने आप को किसी तरीके से डिफेंड कर ले। तो कुछ भी है सिचुएशन, तो मजिस्ट्रेट का काम है कि चार्जेस फ्रेम करना है। और मजिस्ट्रेट चार्जेस कब फ्रेम करते हैं? सबसे पहले मजिस्ट्रेट के पास क्या आती है, या तो पुलिस रिपोर्ट आती है या एफआईआर आती है, कंप्लेंट आती है, ठीक है। तो उसके बाद मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेते हैं केस का। तो कॉग्निजेंस लेने के बाद इंक्वायरी करते हैं, और इंक्वायरी करने के बाद अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि चार्जेस फ्रेम होने चाहिए, तो चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं। और इस स्टेज के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। अब हमारे मजिस्ट्रेट देखते हैं कि क्या क्या चार्जेस जो है वो फ्रेम किए जाने चाहिए। तो इसके लिए मजिस्ट्रेट को सबसे पहले क्या करना होगा? मजिस्ट्रेट सबसे पहले देखेगा जिस भी लॉ में, हो सकता है बीएनएस या कोई और लॉ, जैसे कि पोक्सो, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, या फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, या फिर पीएमएलए मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो किसी भी तरीके का एक्ट हो सकता है, कोई भी लॉ हो सकता है जिसमें क्या हुआ है, ऑफेंस हुआ है। तो सबसे पहले मजिस्ट्रेट क्या चेक करेगा कि ऑफेंस हुआ है, तो क्या उस लॉ में उसका कोई स्पेसिफिक नेम गिवन है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट हुआ है और कहा हुआ है बीएनएस में, तो क्या बीएनएस में थेफ्ट जो है वो अच्छे से स्पेसिफिकली दिया हुआ है, तो यस। तो इस सिचुएशन में थेफ्ट के चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे मजिस्ट्रेट के द्वारा, क्योंकि स्पेसिफिक नेम जो है गिवन है। लेकिन ऐसा ऑफेंस भी हो सकता है जहां पर स्पेसिफिक नेम गिवन ना हो, तो इस सिचुएशन में क्या बताएगा मजिस्ट्रेट? डेफिनेशन, जो भी डेफिनेशन उस लॉ में गिवन है वो बता देगा। डेफिनेशन को बताने के बाद बताएगा कि कौन से सेक्शन में जो है चार्जेस फ्रेम किए गए हैं, कौन से सेक्शन में ऑफेंस हुआ है, और इस सेक्शन का लॉ क्या कहता है वो भी बता देगा। क्या क्या कंडीशंस पूरी होनी चाहिए तभी हम मानते हैं ऑफेंस हुआ है, तो उसके बारे में भी रेफर कर देगा, ठीक है। तो सबसे पहले मजिस्ट्रेट ने देखा क्या उस लॉ में इस ऑफेंस का नाम है, अगर है तो नाम लिख देगा, नहीं है तो डेफिनेशन लिख देगा, और सेक्शन बता देगा किस सेक्शन में आ रहा है वो ऑफेंस, क्या कंडीशन थी जो पूरी होने पर ऑफेंस कंस्टिट्यूट हो गया वो भी बता देगा। और ये सब कैसे बताएगा? ऑफिशियल लैंग्वेज में, कोर्ट की लैंग्वेज में। तो अब हमारे मजिस्ट्रेट जो है वो चार्जेस फ्रेम कर चुका है।
चार्जेस फ्रेम कर चुका है, चार्जेस उसे फ्रेम कर लिए। अब एक चीज को और ध्यान रखेगा मजिस्ट्रेट, क्या ये देखिएगा कि जिस भी एक्यूज्ड पर्सन का नाम है, क्या इसने पहले कभी कोई ऑफेंस किया है, कोई ऑफेंस प्रीवियसली कोई इसने ऑफेंस किया है जिसके लिए इसको कन्विक्ट किया गया है। जरूरी नहीं है सेम ऑफेंस, थेफ्ट का है तो पहले इसने थेफ्ट किया है कि नहीं किया, कोई भी ऑफेंस हो सकता है कि इस एक्यूज पर्सन ने किया हो और उसको कन्विक्ट किया गया हो, तो उस बारे में भी यहाँ पर मेंशन कर देगा कि इसने प्रीवियसली इसको किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्शन की गई थी। अब प्रीवियस कन्विक्शन की बात हम चार्जेस में क्यों कर रहे हैं, ताकि एक्यूज्ड को जो है ज्यादा पनिशमेंट दिलवाई जा सके। ये एक्यूज्ड पर्सन ऐसा है कि एक बार कन्विक्ट होने के बाद भी नहीं मान रहा, तो इसको तो ज्यादा पनिशमेंट देनी चाहिए या डिफरेंट पनिशमेंट दी जानी चाहिए, जो नॉर्मल सिचुएशन में दी जाती है उससे डिफरेंट, मतलब हैवी। तो इंक्रीज पनिशमेंट के लिए हम देखेंगे प्रीवियस कन्विक्शन। तो प्रीवियस कन्विक्शन का कॉन्सेप्ट भी हमारा चार्जेस के फ्रेम के स्टेज पर आ जाता है। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट इस बात को भूल जाते हैं लिखना कि प्रीवियस कन्विक्शन थी या नहीं, तो लेटर ऑन किसी भी स्टेज पर इस स्टेटमेंट को कंसिडर किया जा सकता है, इस बात को कंसिडर किया जा सकता है कि हाँ उसको पहले कन्विक्ट किया गया था और एनहांस्ड पनिश उसे किया जा सकता है, मतलब उसको एनहांस्ड पनिशमेंट दी जा सकती है। तो ये हमारा सेक्शन 234। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन 235। सेक्शन 235 कहता है जब कोई ऑफेंस होता है तो हमें ये भी बताना होता है कि उस पर्सन को किस डेट पर ऑफेंस हुआ था, किस प्लेस पर ऑफेंस हुआ था और किसके साथ ये ऑफेंस किया गया था। अब और अगर किसी चीज के साथ ऑफेंस हुआ था तो किस थिंग के रिस्पेक्ट में ये ऑफेंस हुआ था। तो हम बता देंगे इस डेट पर ऑफेंस किया गया था, इस जगह पर ऑफेंस किया गया था और इस पर्सन के अगेंस्ट या इस थिंग के अगेंस्ट ये ऑफेंस हुआ था। ये सारी चीज एक्यूज्ड पर्सन को बताई जाएगी। और अगर बात करें हम ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर क्या होता है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी या फिर कोई मूवेबल थिंग के रिस्पेक्ट में भी ऑफेंस हुआ हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जा सकता है, पर्टिकुलर टाइम नहीं पता, पर्टिकुलर टाइम नहीं पता कि कब ऑफेंस हुआ है, तो 2 डेट्स को मेंशन किया जा सकता है। ठीक है, कोई भी 2 डेट्स हो सकती है। मान लो हम कह सकते हैं 1 जनवरी 2024 से 31 अक्टूबर 2024 के बीच में ये ऑफेंस हुआ होगा, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। लेकिन ये जो डिफरेंस है वो 1 ईयर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, तो 1 ईयर से कम कम का डिफरेंस आप बता सकते हैं। याद नहीं है कि ऑफेंस कब हुआ था तो 2 डेट्स मेंशन की जा सकती है और 2 डेट्स ऐसी होनी चाहिए कि उनमें एक साल से ज्यादा का डिफरेंस ना हो। और ऐसी सिचुएशन में अगर हम सम ऑफ मनी भी बता देते हैं तो हमारा काम चल जाएगा, या फिर उस थिंग के बारे में बता देते हैं जिसके रिस्पेक्ट में ये ऑफेंस हुआ था। मान लो कोई बाइक जो है वो चोरी हो गई थी तो उस चीज के बारे में हमने बता दिया, या फिर जितना भी हमें नुकसान हुआ था उसकी हमने मनी वैल्यू बता दी, तो वो भी सफिशिएंट होगा बताना, वो भी सफिशिएंट होगा बताना, सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं है। तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, अदर मूवेबल थिंग्स के केस में हमारे पास ये ऑप्शन भी है कि हम सम ऑफ मनी बता दें या फिर मूवेबल थिंग बता दें जिसके साथ ऑफेंस हुआ है, वो सफिशिएंट रहेगा। और 2 डेट्स बताई जा सकती है जिनका गैप 1 साल से ज्यादा ना हो। तो ये बात बताइए हमारे सेक्शन 235 ने।
अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन 236 क्या कहता है। सेक्शन 236 हमें उस सिचुएशन के बारे में बताता है जब चार्जेस फ्रेम नहीं हो पा रहे 234 और 235 के अकॉर्डिंग। मतलब ना हम नेम बता पा रहे या डेफिनेशन बता पा रहे और ना ही हम जो है प्लेस डेट कुछ भी नहीं बता पा रहे। जो भी इस सेक्शन की रिक्वायरमेंट थी, डेट बताओ, प्लेस बताओ या फिर पर्सन बताओ, थिंग बताओ जिसके रिस्पेक्ट में ऑफेंस हुआ है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या करें? अब एक्यूज को तो समझ आएगा नहीं कि उसे ऑफेंस क्या किया है, तो इसलिए हम उसे बताएंगे मैनर कि किस तरीके से ऑफेंस हुआ है। फॉर एग्जाम्पल चीटिंग हुई है, ठीक है, तो चीटिंग की कोई डेफिनेशन नहीं है, राइट, कि कौन सा चीट करके उसे ऑफेंस किया है हम नहीं बता पा रहे। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या बताएंगे कि उसने कैसे चीट किया है, कैसे चीट किया है ये बताएंगे। तो ये बताता है 236 कि किस तरीके से ऑफेंस हुआ है हमें बताना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मर्डर हुआ है तो हम मैनर बताएंगे या नेम बताएंगे। बीएनएस में क्लियरली मेंशन्ड है कि ये मर्डर की सिचुएशन को कहते हैं, तो हम सिर्फ नेम बता देंगे एज पर सेक्शन 234। अगर कोई भी चीटिंग हुई है तो हम नहीं बता सकते, तो हम मैनर बताएंगे, तो सेक्शन लग जाएगा 236। एक ऐसी सिचुएशन मानते हैं जहां पर पब्लिक सर्वेंट को ऑब्स्ट्रक्ट किया गया है उसकी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करने में, तो उस सिचुएशन में हम नेम बताएंगे या मैनर बताएंगे। किस तरीके से ऑब्स्ट्रक्ट किया गया है वो नहीं पता, तो क्या बताएंगे? मैनर। क्या बता देंगे ऐसी सिचुएशन में? मैनर। सेक्शन 236 में हम बता देंगे कैसे ऑब्स्ट्रक्ट करके जो है इस तरीके का ऑफेंस किया गया है। थेफ्ट हुआ है, तो थेफ्ट हुआ है तो क्या हम जो है मैनर बताएंगे या नेम बताएंगे? तो ऐसी सिचुएशन में भी हम नेम बता देंगे क्योंकि बीएनएस में क्लियरली स्पेसिफाइड है कि किसे हम थेफ्ट कहते हैं। तो बस ये सेक्शन यही बात बताता है किस सिचुएशन में हमें ऑफेंस का मैनर बताना है कि वो कमिट हुआ है। और ये सब हम कर क्यों रहे हैं? ताकि एक्यूज पर्सन को पता चल जाए कि उसने क्या ऑफेंस किया है, उस पर किस चीज के जो है चार्जेस या आरोप लगी है। अब हम देखते हैं लास्ट सेक्शन आज का लास्ट सेक्शन है 237। सेक्शन 237 क्या कहता है? सेक्शन 237 बस इतना बताता है कि जब भी चार्जेस फ्रेम किए जा रहे हैं तो उसमें जो भी लैंग्वेज यूज की गई है वो उसी कंटेक्स्ट में ली जाएगी जिस कंटेक्स्ट में हमारा लॉ है। फॉर एग्जाम्पल कोई ऑफेंस हुआ है और किस में हुआ है? पीएमएलए में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो उसमें अगर हमने चार्जेस फ्रेम किए हैं तो जो भी आप लैंग्वेज लिख रहे हो तो उस लैंग्वेज को पीएमएलए से कोरिलेट किया जाएगा और पीएमएलए में उस वर्ड का जो मीनिंग होता है वो ही माना जाएगा। तो ये बात बताइए हमारे सेक्शन 237 ने क्या बोला? जब भी चार्जेस फ्रेम कर रहे हैं उसमें कोई भी वर्ड आ रहा है, कोई भी टर्म आ रही है, तो वो वर्ड या फिर वो टर्म उसी कंटेक्स्ट में ली जाएगी जिसमें आप जिस लॉ के अंडर आप ऑफेंस को बता रहे हैं। बस इतना बताया सेक्शन 237 ने। नेक्स्ट वीडियो से हम इसके आगे के सेक्शंस कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।